वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के चौथे अध्याय के बारे में, यानी कि चैप्टर नंबर 4 के बारे में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी पृथ्वी का जो इंटरनल पार्ट है उसमें ठोस चीज़ें हैं या तरल चीज़ें हैं, और अगर ठोस और तरल दोनों चीज़ें हैं तो कहाँ पर ठोस है, कहाँ पर तरल है, कहाँ पर अर्ध तरल अवस्था में पृथ्वी पर चीज़ें पाई जाती हैं। ऐसे तमाम प्रकार के और फैक्टर्स स्वेस महोदय ने, ठीक है, या स्वेस महोदय ने जो रासायनिक संरचना बताई पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो एक प्रकार से डिसाइड करी, जिसमें सियाल, सीमा और निफे नाम की 3 परतें बताई, उन सभी चीज़ों को समझते हुए क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो संबंधता होती है उसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा आज ही के चैप्टर के माध्यम से आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो खास करके ताप, दाब और घनत्व के कारण से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता हम लगाते हैं, इन कारणों से या इनके माध्यम से, या जो है ज्वालामुखीयता की क्रिया जो होती है उसके द्वारा हम जान पाते हैं। चूँकि ज्वालामुखी क्रिया में जो आपका मैग्मा जो होता है अंदर, चूँकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा जो दहकता हुआ लावा है, मतलब दहकता हुआ मैग्मा है, वो उपस्थित होता है। मैग्मा जब एक प्रकार से बाहर निकलता है, तो मैग्मा जब बाहर निकलता है और वहाँ से जब गैसें जो होती हैं मैग्मा से बाहर निकल जाती हैं, तो वो एक प्रकार से क्या हो जाता है, तो यानी कि मैग्मा से जब गैसें बाहर निकल जाती हैं तो वही क्या कहलाता है, तो वो एक प्रकार से लावा कहलाता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के अंदर से ही निकलता है, यानी पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं पे ये लावा भी मौजूद होगा। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को लेकर के मैं आज की वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल में अध्ययन करने वाला हूँ। तो मतलब अध्ययन करवाऊँगा आपको और विस्तार से समझाऊँगा, और एक एक पॉइंट को आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, जियोग्राफी न्यू बैच है 2025, 26, 27, 28 सभी की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी आपके पेपर का नाम है। फिजिकल जियोग्राफी आपको बीए के प्रथम सेमेस्टर में पढ़ना होता है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपको फिजिकल जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 4 में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना है, तो इसी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। ठीक है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पृथ्वी के धरातल का स्वरूप पृथ्वी की आंतरिक अवस्था और संरचना का परिणाम होता है। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विशेष महत्व है। पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसी है, आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों को इस संबंध में जानकारी प्रायः अप्रत्यक्ष साधनों से ही हो सकी है, मतलब चूंकि वहाँ तक कोई जा नहीं सका है, जिसे अधोलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। वैसे इसको प्राकृतिक साधन और अप्राकृतिक साधनों में बांटते हैं, और कुछ पृथ्वी की उत्पत्ति के जो संबंध में रिलेटेड साधन है उसके बारे में। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ ब्राउज़र फीचर में, और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी किस तरीके से आपको दिखती है आंतरिक संरचना। अभी यहाँ पर जैसे ही मैं सर्च करूँगा आपके समक्ष कुछ चीज़ें आ जाएंगी, तो उनको आप देखिएगा बहुत ही बारीकी से, चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, देखें यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, चले अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है अभी वो आ जाएगा। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पृथ्वी की परतें हैं। इसके वायुमंडल और जलमंडल को छोड़कर संरचना में एक बाहरी सिलिकेट ठोस परत, एक अत्यधिक चिपचिपा स्थेनोस्फीयर होता है, ठोस मेंटल होता है, एक तरल बाहरी कोर होता है। ये सब मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पर मैं ये चित्र आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, बाकी मैं आपको चीज़ों को वैसे समझा देता। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अब हम बात करते हैं महोदय, तो इसमें सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देखिएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। देखिए, ये अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट है पृथ्वी का जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है,
ये पूरा का पूरा ऊपर, ये इंटीरियर कोर है। ऐसे ही इस तरीके से दहकता हुआ लावा, ये मैग्मा आप देख रहे हैं अंदर, ऐसे ही पृथ्वी का आंतरिक भाग है। ये इंटीरियर मतलब इनर कोर है, यानी कि अंदर आंतरिक जो एक प्रकार से है ये वाला, देखिए एकदम अंदर का, पृथ्वी के एकदम बीचों बीच का इलाका, ठीक है। ये एकदम से क्या है, बहुत ही ठोस अवस्था में, बहुत ही सॉलिड। क्यों सॉलिड है? क्योंकि पृथ्वी पर जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाएंगे, पृथ्वी पर जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, घनत्व तो बढ़ेगा पृथ्वी का। और जब घनत्व बढ़ता है तो तापमान भी बढ़ता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में इतना ज़्यादा तापमान है, यानी पृथ्वी के जो इंटर या इनर कोर है इसमें एक प्रकार से सॉलिड अवस्था में है, इतना घनत्व है जिसका कोई जवाब नहीं। घनत्व क्या होता है, मैंने जब चैप्टर वाइज मतलब कि मैं सिलेबस डिस्कस करा था, मैंने बताया था कि घनत्व क्या होता है। घनत्व जैसे कि एक प्रकार से मान लेते हैं कोई चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे मान लेते हैं ये कपड़ा है, ये टी शर्ट है। अब ये टी शर्ट है, ऐसे देखो ये फैला हुआ है। अब इसका घनत्व एक प्रकार से क्या है, घनत्व भी इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब घनत्व कम है। अब इस घनत्व को कैसे हम करेंगे, ऐसे कि इसको बटोर रहे हैं, मतलब इस पर देखिए दाब पड़ रहा है। अब जब दाब पड़ेगा प्रेशर पड़ने से, अब पृथ्वी का जो ऊपरी वाला परत है, यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उस पर घनत्व क्या पड़ रहा है, उस पर एक प्रकार से दबाव पड़ रहा है। पृथ्वी की ऊपरी परत का दबाव उसके नीचे वाले परत पर, फिर उसके नीचे वाले का उसके नीचे पर, इस तरीके से जो एकदम केंद्र में पृथ्वी के होगा उस पर खूब घनत्व मतलब खूब दबाव पड़ेगा। चूंकि दबाव जब पड़ेगा तो वो और घना होती चली जाएगी, जितने घना होती चली जाएगी, और जितने घनी होगी उतने तापमान उसमें बढ़ता जाएगा। यानी पृथ्वी के एकदम आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी के एकदम आंतरिक भाग में भैया एकदम से क्या है, सॉलिड अवस्था में चीज़ें विद्यमान हैं और एकदम से घनी हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आउटर कोर है ये वाली, ठीक है। इसके अलावा आउटर कोर के अलावा अगर आप देखेंगे, ये आउटर कोर आपकी हो गई ये वाली, ठीक है। इसके अलावा सरफेस मेंटल ये हो गया ये वाला एरिया, ठीक है ये। और इसके अलावा जो ये एस्थेनोस्फीयर हो गया ये लाल वाला एरिया ये वाला, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर हो गया। और एक प्रकार से ये एक प्रकार से रिगिड मेंटल हो गया ये एरिया। इस तरीके से आपने देखा ये क्रस्ट है आपका, इस तरीके ये मतलब कि ये आइस कैप है। तो इस तरीके से इसको आप बांट सकते हैं। हालांकि इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर आपको विस्तार से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, पृथ्वी की ये इंटीरियर पार्ट है। पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी को अगर आप खोदें तो आपको मिलेंगी। क्या हुआ था कि पृथ्वी के एक प्रकार से इसमें एक, मैं आपको सिस्टम पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ। एक विद्वान थे, उनका नाम था, यहीं पर मैं समझाने का आपका प्रयास करता हूँ। जैसे एक एरिया था रूस, ठीक है। रूस एक स्थान है, यानी एक देश है रूस। उस रूस देश में क्या हुआ, एक कोला नाम का क्षेत्र था, ठीक है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई क्यों ना हम इसको खोद करके पृथ्वी को खोदें और पृथ्वी की खुदाई करके हम एक प्रकार से क्या प्राप्त कर लें, पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। क्योंकि अभी तक हमको अप्राकृतिक चीज़ें ही मिली हैं, या प्राकृतिक चीज़ें ही मिली हैं, मतलब अप्रत्यक्ष चीज़ें मिली हैं ऐसा कहें। यानी हमने प्रत्यक्ष देखा नहीं कि पृथ्वी के अंदर वास्तव में क्या है, हम अनुमान लगाते हैं और वो अनुमान एक प्रकार से विभिन्न मेथड से लगाते हैं। तो कोला नाम का एक क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में एक प्रकार से बड़ी बड़ी मशीनें आई और गड्ढा करना पृथ्वी में शुरू किया गया। ये पृथ्वी है अपनी। अब इस पृथ्वी में क्या होगा, ये केंद्र है पृथ्वी का। अब यहाँ पर अगर हम इसको खोदेंगे पृथ्वी को, तो यहाँ तक, यानी ये वाली पीस, यानी यहाँ पर यहीं तक हमको खोदना है, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या है, क्योंकि यहाँ से खोदेंगे तो यहाँ तक मिलेगा, और ऐसे ही यहाँ से खोदेंगे तो यहाँ तक, यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखें तो यानी एक त्रिज्या बराबर आप खोद सकते थे, ठीक है। तो रूस के कोला नामक क्षेत्र पर खुदाई शुरू हुई। 12 किलोमीटर तक एक प्रकार से विद्वानों ने, मतलब कि एक प्रकार से जो वैज्ञानिक वगैरह थे, अब मशीनें वशीनें थीं, वो चली। 12 किलोमीटर के अंदर जैसे खुदाई प्रारंभ हुई, 12 किलोमीटर जैसे पहुंचा तैसे मशीनें उसने गलना प्रारंभ हो गई, यानी मशीनें गल गई। इतना तापमान अधिक था कि मशीनें काम करना ही बंद कर दी। मशीनों के जो पुर्जे थे बहुत ही एक प्रकार से, जितने भी मतलब सबसे ज़्यादा एक प्रकार से जो ठोस धातु होती वो भी गल गई यहाँ पर पहुँचते पहुँचते। यानी पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे आप जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा। तापमान बढ़ेगा क्यों, चूँकि उस पर दबाव पड़ रहा है। दबाव बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो एक प्रकार से क्या बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा। यानी पृथ्वी के जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाएंगे वैसे वैसे दाब बढ़ेगा, और दाब के साथ साथ तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपका घनत्व भी बढ़ेगा। यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो कम घनी है, और जैसे जैसे आंतरिक चीज़ों में जाएंगे घना होता चला जाएगा और ज़्यादा, ठीक है। तो ताप दाब घनत्व की भी बातें होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई, लेकिन इसको एक प्रकार से कोई इसका परिणाम नहीं निकला, और लोगों ने कहा कि भाई अब पृथ्वी को हम खोद नहीं सकते, पृथ्वी की हम नपाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से चीज़ें बताई गई।
ये आपको किलोमीटर आप देख सकते हैं इसमें पृथ्वी को लेकर के, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के बताया गया कि देखिए 0 से 60 किलोमीटर के लगभग में स्थल मंडल होता है, यानी कि 0 किलोमीटर जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर के, जैसे ये पृथ्वी अगर आप मान लें ये वाली एरिया पे हम रहते हैं, ठीक है, ये वाली एरिया, तो ये वाली एरिया एक प्रकार से ये हम रहते हैं इस पर, ठीक है, इस एरिया पे हम रहते हैं। अब यहाँ से लेकर के 60 किलोमीटर की एरिया जो होती है वो स्थल मंडल कहलाती है। इसके बाद में फिर 0 से 35 किलोमीटर इसको हालांकि बाद में समझते हैं, हम अपना जो कंटेंट है उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास करें। यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर का डाटा दिया गया है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के तमाम प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दिए हैं। देखिए इसमें स्वेस की जो संकल्पना है बड़ी फेमस संकल्पना है। पुराने मत में यहाँ पर कहा गया पृथ्वी को लेकर के, यहाँ पर इन्होंने कहा, क्या बोलते हैं, स्वेस महोदय ने कहा कि एडवर्ड स्वेस, इन्होंने कहा कि यह भाग पानी से भरा हुआ पृथ्वी का। डेली महोदय ने कहा कि यह लावा से भरा हुआ है, यानी जो है ज्वालामुखी से निकलता है। आर्थर होम्स की संकल्पना भी रही और वान डर ग्रांट की संकल्पना भी रही, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप, आधुनिक मत में भूपर्पट्टी जिसको क्रस्ट कहते हैं उसकी गहराई 0 से 50 किलोमीटर है। यहाँ आयतन जो है वो 0.5% है, द्रव्यमान 0.2%, घनत्व इसका 2.7 ठीक है के आसपास है। तो इस तरीके से ये भूपर्पट्टी के एरिया यानी कि जो क्रस्ट है, यानी कि ऊपरी, यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें, ये मिल गया डाटा। यहाँ पर देखेंगे यानी कि ये वाली एरिया जो है पृथ्वी की एरिया, ये लगभग और लगभग भूपर्पट्टी कही जाती है, इसी को भूपर्पट्टी को आप क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। क्रस्ट की अगर बात की तो ये 50 किलोमीटर गहरा है, 0 से लेकर के 50 किलोमीटर एक गहराई तक आप जाएंगे तो एक प्रकार से क्रस्ट होगा वो। इसके अलावा प्रावार जिसको आप मेंटल बोलते हैं, मेंटल की गहराई जो है वो 50 किलोमीटर से लेकर के, यानी ये क्रस्ट यहाँ तक हो गया आपका। इसके अलावा मेंटल जो होगा उसमें ऊपरी मेंटल और थोड़ा निचली मेंटल दोनों होगा, यानी ये दोनों एरिया एक प्रकार से मेंटल कहे जाएंगे। अब मेंटल की अगर बात की जाए तो मेंटल की गहराई जो है वो 50 किलोमीटर से शुरू होकर के, ठीक है, 2900 किलोमीटर तक है, ठीक है, 2900 किलोमीटर तक है। इसका आयतन 83.5 जो है % है। द्रव्यमान इसका लगभग 67.8 है, यानी द्रव्यमान ये है। घनत्व इसका 3 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, यानी बहुत ज़्यादा घनत्व यहाँ पर भी आपको मिलेगा। देखिए घनत्व यहाँ पर 2.7 था, यहाँ पर 2.7 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर था, लेकिन यहाँ पर घनत्व जो है वो बढ़ गया। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर आप जाएंगे वैसे वैसे यानी यहाँ पर घनत्व जो होगा वो कम होगा, यहाँ पर घनत्व थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा, और यहाँ पर एक प्रकार से बहुत ज़्यादा घनत्व होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो तीसरा जो एरिया होती है उसको बोलते हैं कोर, यानी इसकी गहराई जो है 2900 किलोमीटर से लेकर के 7300 यानी कि 6371 किलोमीटर, यानी 6371 किलोमीटर है। अब 6371 किलोमीटर एक प्रकार से पृथ्वी की त्रिज्या होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी पृथ्वी का जो केंद्र है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है भैया, यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी है 6371 किलोमीटर, आप मान सकते हैं इतनी दूरी, यानी त्रिज्या। 16% द्रव्यमान है, मतलब कि आयतन है द्रव्यमान 32%, घनत्व जो है 10 से 14 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर यहाँ पर पाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। बुलेन महोदय ने कहा कि यह अनुभाग खाली है, अर्थात पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं है, अधूरा है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर बताई गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। देखें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के बारे में आप थोड़ा बहुत आपने जाना। अब तमाम प्रकार की चीज़ों के माध्यम से हम और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के कई सारे मत आए, उनमें से सबसे पहला जो मत रहा है वो एक प्रकार से अप्राकृतिक साधन है, ऐसे साधन जो कि अप्राकृतिक हैं, जैसे घनत्व, ठीक है, दबाव और तापमान। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगा पाते हैं। समझते हैं कि दबाव, घनत्व क्या है, डेंसिटी बोलते हैं घनत्व को। देखिए पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, यानी कि 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर औसत घनत्व है। औसत घनत्व मतलब क्या होता है कि यानी कि एक प्रकार से एवरेज अगर माने तो। बाकी पृथ्वी के जो मेंटल है, कोर है, उसका मतलब कि आप देखेंगे जैसे पृथ्वी का जो ऊपरी परत है यानी बाहरी परत है जहाँ हम लोग रहते हैं, उसका घनत्व 3 के आसपास यानी कि 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व है, मैंने अभी जैसा कि समझा। और इसका जो मध्य परत है पृथ्वी का, उसका घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और जो अंतरतम पृथ्वी का एरिया है, इंटरनल पार्ट है, यानी कि इसको आप मतलब क्रोड बोलते हैं, यानी कि पूरा का पूरा आंतरिक भाग जो कोर होता है, वो क्रोड तो ऊपर वाला होता है, कोर अंतर वाला होता है। तो ये 11 से लेकर के 13, 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 13 यानी कि पृथ्वी का जो एकदम से केंद्र वाला भाग है
वहाँ का घनत्व बहुत ज़्यादा होगा। घनत्व किस लिए ज़्यादा होगा, मैंने बताया जहाँ पर जितना दबाव पड़ेगा वैसे से घनत्व बढ़ता जाएगा, यानी चिपटी होती जाएगी। यानी जहाँ पर दबाव ज़्यादा होगा वहाँ पर घनत्व ज़्यादा होगा। मैंने टी शर्ट के माध्यम से भी समझाया था कि ऐसे घनत्व होता है, ठीक है। यानी घनी से क्या होता है, चीज़ें सिकुड़ती चली जाती है और बहुत महीन हो जाती हैं। यानी कि ऐसे स्प्रिंग को अगर आप छोड़ दें तो फैली रहती है, उसका आयतन बढ़ा रहता है, लेकिन उसको अगर दाबते चले तो उसका घनत्व क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। यानी घनत्व उसका बढ़ता जाता है और आयतन कम होता जाता है। तो घनत्व और आयतन एक दूसरे के क्या हैं, विपरीतार्थक हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि तापमान और घनत्व में तो एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जैसे कि अगर घनत्व बढ़ता जाएगा तो घनत्व के अकॉर्डिंग तापमान भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। और इसके अलावा दबाव बढ़ने से क्या बढ़ता है, अगर दाब बढ़ेगा तो एक प्रकार से चीज़ें घनी होंगी, और चीज़ें घनी होंगी यानी घनत्व बढ़ रहा है। और जब चीज़ें घनी होंगी तो एक प्रकार से उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होंगे वो आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे, और इसके परिणाम स्वरूप उसमें अग्नि उत्पन्न होगी, वो गर्म होगा। यानी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत ही गर्म है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो यह सिद्ध करता है कि संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई भागों में बटी हुई है, और जहाँ पर चूंकि इसका जो ऊपरी भाग है वहाँ पर 5 ग्राम यानी उसका घन कम है, बीच वाला भाग थोड़ा सा उससे ज़्यादा घना है, और आंतरिक भाग बहुत ज़्यादा घना है। तो जो घना होगा वो ठोस होगा। यानी इससे पता लगा कि हमने पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो एक प्रकार से बहुत घना है, और घना है इसलिए यहाँ पर एक प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर एक प्रकार से चीज़ें सॉलिड अवस्था में होंगी और कुछ चीज़ें तरल अवस्था में होंगी, ठीक है। यहाँ पर घनत्व इतना, तो इस तरीके से हमने चीज़ें बताई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो कोर है इसमें दो प्रकार के, मतलब कि कोर में दो कोर हैं, एक आंतरिक कोर और एक बाहरी कोर। तो बाहरी कोर लिक्विड है थोड़ा बहुत, ठीक है, चूंकि गर्म है तो कुछ लिक्विड है, और आंतरिक कोर एकदम से ठोस अवस्था में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें हुई। दूसरा चीज़ आता है दबाव। दबाव जब किसी चीज़ पर पड़ता है तो इससे क्या होता है, दबाव बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है। यानी जब आप किसी पर को दाबेंगे तो उसका जो घना होगा, घनापन वो बढ़ता जाएगा। तो दबाव बढ़ने से क्या होता है, घनत्व जो होता है बढ़ता है। यानी कि प्रेशर देने से क्या होता है, डेंसिटी बढ़ती है। तो प्रेशर बढ़ने पर या प्रेशर इंक्रीज करने पर, ठीक है, क्या बढ़ता है, ठीक है, उसमें घनत्व में यानी डेंसिटी में भी इंक्रीजमेंट होता है। किंतु प्रयोगों से विदित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के दाबांतर दाब के कारण या दबाव के कारण ना होकर के वहाँ पाए जाने वाले पदार्थों के अधिक घनत्व के कारण होता है। क्योंकि अभी इसको मैं समझाऊंगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में आप देखते हैं जो है निकल और जो है फेरस पाया जाता है। इस वजह से वो एक प्रकार से घनी है आबादी, मतलब वो वहाँ पर घना चीज़ें हैं। लेकिन कुछ मात्रा में ये भी फैक्टर स्थापित होता है दबाव वाला। हालांकि ये सब उतने ज़्यादा एक प्रकार से फेमस सिद्धांत नहीं रहे हैं दाब ताप घनत्व वाले, लेकिन फिर भी रहे हैं, ज़रूर हैं। और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, देखें। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, तापमान के अकॉर्डिंग हमने पता लगाया पहले कि तापमान कैसा है पृथ्वी के, और उसके अकॉर्डिंग पता लगाते हैं कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। समान रूप से 8 किलोमीटर तक पृथ्वी की गहराई में अब जब जाएंगे प्रवेश करने पर, तो प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। यानी कि आप पृथ्वी के अंदर 8 किलोमीटर चले जाएं। अब 8 किलोमीटर के बाद से जब आप 32 मीटर और गहरे जाएंगे, 8 किलोमीटर के बाद से प्रति 32 मीटर, यानी कि जब भी आप 32 मीटर गहराई में जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इंक्रीज होगा, वृद्धि होगी, ठीक है। यानी 8 किलोमीटर के बाद से, ठीक है। परंतु इसके बाद तापमान में गहराई के साथ साथ वृद्धि दर धीरे धीरे कम भी होती जाती है। प्रथम 100 किलोमीटर अगर गहराई में आप जाएंगे तो प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, और उसके बाद से 300 किलोमीटर की गहराई में आप जाएंगे तो प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस, और उसके पश्चात प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की ही वृद्धि होती है। यानी जो वृद्धि की दर है वो घटती बढ़ती रहती है, खास करके घटती चली जाती है धीरे धीरे। अचानक से तो बढ़ती है, लेकिन एक प्रकार से फिर जा करके वो वृद्धि दर जो होती है वो कम हो जाती है तापमान के बढ़ने की। ज्ञातव्य है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में उससे ऊष्मा का प्रवाह बाहर की ओर तापीय संवहन के द्वारा या तापीय संवहन तरंगों के रूप में होता है। इन तरंगों का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। आप देखते हैं कि इसी कारण से जो पृथ्वी के अंदर तापमान है, इसी की वजह से पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में जो लावा वगैरह विद्यमान है, वो लावा एक प्रकार से उसमें जो रेडियो एक्टिव तरंगे या रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं आपस में क्रिया करके, चूँकि गैस निकलती तो गैस ऊपर उठने का मतलब ऊपर भागने का काम करती है, और गैस जब ऊपर भागने का काम करती है तो एक प्रकार से पृथ्वी में एक प्रकार से क्या दरारें पड़ती है और पृथ्वी में विस्फोट होता है और ज्वालामुखी भी होती है, ज्वालामुखीता की क्रिया सामने आती है, ठीक है। तो सभी एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं ये सारी चीज़ें।
देखें अगला पॉइंट आपका है, अब देखें दूसरा जो सिद्धांत है वो इसमें से है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का साक्ष्य। क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के जो तमाम सारे सिद्धांत इससे पहले हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने पढ़े, उनके साक्ष्यों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि भाई पृथ्वी एक प्रकार से का आंतरिक भाग कैसा होगा। चूँकि पृथ्वी कैसे बनी है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जिन विद्वानों ने बताया उसके अकॉर्डिंग हम यह भी जान पाएंगे कि पृथ्वी जिन चीज़ों से बनी है उसके अंदर भी वही पदार्थ होंगे, वही चीज़ें होंगी। टीसी चैम्बरलिन के ग्रहाणु संकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणु के एकत्रीकरण से हुआ है। यानी एक ठोस ग्रहाणु था, ग्रह के तमाम अणु थे, उन्हीं के इकट्ठा होने से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इसके कारण स्वरूप अंतरतम भाग ठोस होना चाहिए पृथ्वी का, तो बिल्कुल ठोस है। जेम्स जीन की जो ज्वारीय संकल्पना है उसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य के द्वारा निश्चित ज्वारीय पदार्थ के ठोस होने से हुई है। फलस्वरूप पृथ्वी का अंतरतम मतलब अंतरतम इलाका जो है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो लिक्विड अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा। यानी एक प्रकार जेम्स जीन्स और चैम्बरलिन इन दोनों के सिद्धांतों आपस में आप देखते हैं मतभेद दिखाई पड़ता है। लाप्लास का जो निहारिका सिद्धांत है उसके आधार पर अगर देखें तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो गैसीय अवस्था में है, यानी कि ये गैस में है। यानी अब आप देखें पृथ्वी की आंतरिक भाग को लेकर के लाप्लास कहते हैं कि गैसीय अवस्था में होना चाहिए, ठीक है। ये कहते हैं, क्या बोलते हैं, इनका क्या नाम है, जेम्स जीन कहते हैं कि द्रव अवस्था में, लिक्विड में, और ये चैम्बरलिन कहते हैं कि ये ठोस अवस्था में है। इस प्रकार उक्त विचारधाराओं से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कोई निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी ये लोग ज़रूर देते हैं, लेकिन वो कोई सटीक जानकारी या वैध जानकारी नहीं मिल पाती हम लोगों को, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मतलब अगला जो पॉइंट है, तीसरा सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति का या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के तीसरे सिद्धांत में प्राकृतिक साधन आते हैं। रही बात प्राकृतिक साधनों की, तो प्राकृतिक साधन जो होते महोदय उसमें एक प्रकार से आपके कई सारे साधन विद्यमान होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक साधनों की अगर बात की तो इसमें जैसे ज्वालामुखी और भूकंप, ठीक है, प्राकृतिक साधन हैं। इनके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या भरा हुआ है। देखिए ज्वालामुखी, आप जानते हैं ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी से पृथ्वी के अंदर की चीज़ें बाहर आती हैं। अब पृथ्वी के अंदर क्या है, तमाम प्रकार की गैसें हैं। पृथ्वी के अंदर एक प्रकार से लावा हैं, यानी पृथ्वी में आप देखते हैं जो है जलवाष्प, ईंधन और ऐसे तमाम प्रकार की और गैसें हैं जो कि एक प्रकार से ज्वालामुखीयता की क्रिया के द्वारा बाहर आती हैं। तो वो सब तो हमको पता चल गया कि भाई हाँ ये हैं। लेकिन क्या ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा जो लावा या मैग्मा जो बाहर आता है वो मैग्मा एक प्रकार से पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में व्याख्या कर सकता है? नहीं कर सकता। वो पर्टिकुलर किसी एक अवस्था के बारे में या किसी कुछ ही दूरी तक के बारे में बता सकता है। संपूर्ण पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्वालामुखीयता की क्रिया के द्वारा भी हम जानकारी नहीं हासिल कर पाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ज्वालामुखी उद्गार का तरल जो मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर किसी न किसी भाग को तरल अवस्था में सिद्ध करता है। यानी कि इससे पता चलता है कि जो मैग्मा है वो चूँकि तरल अवस्था में है और चूँकि गर्म इतना ज़्यादा है कि तरल अवस्था में आप लोहा को कितने गर्माओगे, तापमान बढ़ने से एक प्रकार से जो घनत्व होता है वो एक प्रकार से थोड़ा बहुत कम जरूर होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए दबाव से, प्रेशर पड़ने से क्या होता है, घनत्व तो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो तापमान बढ़ने से क्या होती है, बड़ी बड़ी चीज़ें गल जाती हैं, ठीक है। यानी कि उससे क्या एक प्रकार से क्या होता है, घनत्व जो है वो थोड़ा बहुत कम जरूर होता है। सॉरी। तो ये एक प्रकार से तरल अवस्था में है, किंतु ये हमको पहले से पता है कि पृथ्वी का अंतरतम भाग जो है उसमें अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देगा। कुल मिलाकर के अतः उक्त उद्गारों से पृथ्वी के अंतःकरण की निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती। यानी कहीं ना कहीं पे पृथ्वी पर इतना दबाव है तो कहीं ना कहीं पे पृथ्वी का अंतःकरण जो होगा ऐसे तरल अवस्था में तो नहीं होगा, क्योंकि दबाव एक तरफ पड़ रहा है। भले ही तापमान बहुत ज़्यादा हो लेकिन दबाव इतना ज़्यादा है कि वो तापमान होते हुए भी एक प्रकार से वो तरल अवस्था में चीज़ें नहीं बन सकती। यानी कि ये कुछ ही एरिया में ही तरल अवस्था रही होगी, ठीक है, सारी अवस्था में नहीं होगी। क्लियर। दूसरी बात, भूकंप विज्ञान के साक्ष्य।
भूकंप के आधार पर भी बताया जाता है कि भाई पृथ्वी के अंदर चूंकि भूकंप होता है, भूकंप में तमाम प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, बेसिकली 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और उन तरंगों के आधार पर हमें बताते हैं कि एक प्रकार से पृथ्वी यानी प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और धरातलीय तरंगें। जो प्राथमिक तरंगें हैं उसको पी वेव बोलते हैं, प्राइमरी वेव्स। द्वितीयक तरंगों को सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं और धरातलीय तरंगों को जो है वो जो क्या बोलते हैं, यल वेव्स बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से तरंगों जो होती हैं पृथ्वी की, वो एक प्रकार से जब पृथ्वी के, चूँकि पृथ्वी का अभिकेंद्र होता है, केंद्र होता है, वहाँ से चलती हैं तरंगें और पृथ्वी के ऊपर आकर के निकलती है, तो उसके माध्यम से उनकी गति जो होती है, या पृथ्वी की जो एक प्रकार से जो तरंगें होती हैं भूकंप की, वो पृथ्वी के चट्टानों से टकरा करके इधर उधर हो जाती हैं या कहीं पर गायब हो जाती हैं। तो उसी के आधार पर हम पता लगा पाते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या ठोस है और कहाँ तरल है। भूकंप विज्ञान ही ऐसे प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट का स्पष्ट अनुमान लगा पाना संभव हुआ है। इस विज्ञान से भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ नाम का यंत्र होता है। एक सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा भूकंपीय लहरों का, भूकंप के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके द्वारा भूकंप का अंकन करके अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी। आइए थोड़ा सा इसकी भूकंपीय लहरों को देखने का प्रयास करते हैं। देखें, ये भूकंपीय लहर है, ठीक है, भूकंपीय लहरों का भ्रमण पथ। अब भूकंपीय लहरें जो होती हैं कभी कभी ये देखें ये आती हैं और मतलब कुछ जैसे पी तरंगे जो हैं वो एक प्रकार से चूंकि यहाँ पर सीधे नहीं जा पाती पी तरंगे, ठीक है। क्रोड पर चूंकि यहाँ पर एक प्रकार से क्या है, ठोस अवस्था है। अब वो ठोस अवस्था में न जा करके वो एक प्रकार से तरल अवस्था में ही गमन करती हैं और इस तरीके से ऐसे कट जाती हैं, ठीक है, पी तरंगे। इसके अलावा जो एक प्रकार से और कुछ पी तरंगे आती हैं तो यहाँ पर निकल करके इस तरीके से निकल जाती हैं। तो ये सब एक प्रकार से होती हैं। तो भूकंपीय लहर इस तरीके से होती है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखें, इन लहरों की गति जो होती है वो भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त करती है। यानी कि जैसे जैसे इनका गतिमान होता है, ये अपने अपने रास्ते से जाती, तो उस रास्ते पर जब जाती हैं तो इनका मार्ग बदलता है या मार्ग में कोई दिक्कत आती है तो उसके बारे में हम जान पाते हैं, जानकारी वहाँ से प्राप्त हो पाती है। प्रथम दोनों प्रकार की तरंगे, खास करके पी तरंगे और यस तरंगे, इनकी गति जो होती गहराई के साथ बढ़ती जाती है, किंतु वह क्रम 2900 किलोमीटर की गहराई तक ही चलता है। उसके बाद यस तरंगे लुप्त हो जाती हैं। ये बात ध्यान, यानी क्या होता है, यस तरंगे जो होती हैं इसके बाद क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। यानी एक प्रकार से जो है 2900 किलोमीटर के बाद में यस तरंगे यानी सेकेंडरी तरंगे गायब हो जाती हैं तथा पी तरंगों की गति जो होती कम हो जाती है। और यहाँ से यल तरंगे या यल तरंगे तो धरातल पर ही चलती हैं, यानी कि वो धरातल पर यानी कि एक प्रकार से ऊपर ऊपर चलती हैं। बाकी पी तरंगे और यस तरंगे ही अंदर जाती हैं, ठीक है। यस तरंगे तरल अवस्था वाली चट्टानों में नहीं गुजरती हैं। यानी एक प्रकार से जब पृथ्वी में जो तरल अवस्था एरिया वाला होता है उसमें यस तरंगे नहीं जाएंगी, उसमें केवल पी तरंगे जाएंगी। और पी तरंगे जाएंगी तो यहाँ पर जहाँ से पी तरंगे जा रही हैं इसका मतलब है कि वहाँ पर एक प्रकार से क्या है, वहाँ पर एक प्रकार से क्या होता है, वहाँ पर जो है ठोस चट्टानें हैं, ठीक है। मतलब एक यस तरंगे तरल अवस्था में चलने वाली चट्टानों से नहीं गुजरती हैं। यानी यस तरंगे तरल अवस्था में नहीं जाती हैं, यानी पी तरंगे तरल अवस्था में चलेंगी और यस तरंगे जो होंगी वो ठोस अवस्था में जाकर के चलेंगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इससे पता चलता है कि 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई में केंद्र के चारों ओर तरल अवस्था में, मतलब केंद्र के चारों ओर तरल अवस्था है। लहरों के वक्राकार मान के अनुसार ये मतलब ये प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के घनत्व में विभिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय लहरों का भ्रमण पथ पूर्वोक्त चित्र में स्पष्ट है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देखेंगे कि यानी जहाँ पर 2900 किलोमीटर तक तरंगे एक साथ चलती है, इसका मतलब ये है कि ठीक ठाक अवस्था में तरल और ये अवस्था मिलती है। लेकिन उसके बाद से क्या होता है कि जो है चीज़ें ठोस अवस्था में हो जाती हैं, वहाँ पर कुछ तरंगे गायब हो जाती हैं। विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों की गति, उनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहत मंडलों में बांटा जाता है, ठीक है, इन्हीं तरंगों के माध्यम से। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर, यानी कि जो कोर। अब इस क्रस्ट को दो ऊपरी क्रस्ट और थोड़ा निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल और ऊपरी कोर, आंतरिक कोर, ठीक है, इस तरीके से बांटते हैं। हालांकि इसको उतना डीपली में आपको जानना नहीं, बस ये समझे क्रस्ट क्या है। देखिए, क्रस्ट की अगर बात की, वैसे मैंने शुरुआत में आपको समझाया था, क्रस्ट जो होता है इसकी मोटाई के संदर्भ में मत एक नहीं है। तमाम प्रकार के विद्वानों ने इसका खंडन किया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार क्रस्ट की मोटाई 30 किलोमीटर के आसपास बताई गई है तथा अन्य स्रोतों के आधार पर 100 किलोमीटर की बताई गई है इसकी गहराई, ठीक है।
इन सभी विद्वानों ने खास करके आप देखते हैं ब्रांसो आदि विद्वानों के अनुसार महाद्वीपों के नीचे 50 किलोमीटर का एरिया, यानी महाद्वीप मतलब कि जहाँ पर स्थल है वहाँ से अगर नीचे 50 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ तक एरिया, और अगर महासागरों में देखेंगे तो 5 किलोमीटर की एरिया। भूकंपीय लहरों की गति के में अंदर के कारण से क्रस्ट की 2 भाग किए गए हैं। कुल मिलाकर के इसको आप बांट सकते हैं क्रस्ट में, खास करके ऊपरी क्रस्ट और यानी अपर क्रस्ट और मेंटल निचला क्रस्ट। अपर क्रस्ट का घनत्व 2.8 है और इसका 3 हो जाता है, मतलब इसमें कोई उतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, लेकिन हाँ इसको आप बांट करके पढ़ सकते हैं। उपरोक्त दोनों क्रस्ट के घनत्व में अंतर दबाव के कारण ही होता है, क्योंकि दबाव यहाँ पर ऊपरी क्रस्ट पर कम पड़ता है और निचली क्रस्ट में जाएंगे तो दबाव ज़्यादा पड़ेगा, इस वजह से घनत्व जो होता है वो 0.2 बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा जो एक प्रकार से पृथ्वी की लेयर होती है वो होती है मेंटल। मेंटल की अगर बात की जाए तो मेंटल जो होती है ये क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़ करके 8.1 किलोमीटर एक प्रकार से भूकंपीय लहरों की गति हो जाती है, यानी कि भूकंप की जो किरणें या जो लहरें होती हैं उनकी गति बढ़ जाती है। ठीक है। इस प्रकार निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच एक असंबद्धता भी पाई जाती है। ठीक है। इसको डिसकनेक्टिविटी बोलते हैं, असंबद्धता को। इसका सृजन होता है जिसे मोहो असंबद्धता कहते हैं, यानी कि किसके किसी बीच में भैया, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? मोहरो बिरिक नाम के एक विद्वान थे, उन्हीं के द्वारा एक प्रकार से खोजी गई थी। तो क्रस्ट ऊपरी निचली क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ठीक है, ऊपरी क्रस्ट कौन सी होगी? देखें, ये एक प्रकार से आपकी, ये आपका ऊपरी क्रस्ट हो गया, ठीक है, ये निचली क्रस्ट हो गया, ये निचला क्रस्ट हो गया। तो यहाँ पर निचला क्रस्ट ये हो गया और ऊपरी मेंटल, ये ऊपरी मेंटल हो गया, ठीक है, और ये निचला मेंटल हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर जो ये एक प्रकार से एरिया थोड़ा सा एक पर मिलने का एरिया होगा, यही एक प्रकार से असंबद्धता कहलाएगा, इसी को मोह असंबद्धता बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोह असंबद्धता 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार एक प्रकार से ये चीज़ें जानकारी आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, अनुसार मेंटल को 3 भागों में भी बांट सकते हैं। मेंटल 3 भागों में कौन सा? एक मोह असंबद्धता मेंटल की हो गई, ठीक है, मोह असंबद्धता से लगभग आप देखते 200 किलोमीटर का गहराई तक ये एक प्रकार से होता है पहला मेंटल। दूसरा मेंटल 200 से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई तक, और तीसरा मेंटल जो है 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के ये चित्र आपके समक्ष दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये आपका होता है एरिया, ये होता है एक प्रकार जहाँ पर हम लोग रहते हैं भूपरपट्टी। इससे नीचे आप देखते हैं एक प्रकार से ये एरिया जो होता है ये ऊपरी क्रोड होता है, ये निचला क्रोड होता है, ये एक प्रकार से ये ऊपरी मेंटल होता है और ये निचला मेंटल होता है। ठीक है, और एक प्रकार से आप देखते हैं मतलब इसी में ही आप देखते हैं ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल होता है। ये यहाँ से मार सकते हैं, मतलब निचला मेंटल ये, ऊपरा मेंटल ये, और यहाँ पर भूपरपट्टी और ऊपर का एरिया यहाँ तक, यानी तो ये छोटा, सबसे ऊपर वाला छोटा होता है, यानी क्रोड जो होता है एक प्रकार से ये छोटा होता है। इसके नीचे मतलब जो मेंटल होता है वो थोड़ा सा उससे बड़ा, और बाकी ये आउटर कोर है, यानी कि ये कोर है और ये इनर कोर है। ये ठोस अवस्था में है, ये तरल अवस्था में होता है। ठीक है, पृथ्वी का केंद्र है ये। ठीक है, और बाकी यहाँ पर हम लोग रहते हैं, और यहाँ पर खोदते चले जाओ तो यहाँ तक एक प्रकार से आप पहुँचेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के 6371 किलोमीटर की गहराई यहाँ तक आती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, और बाकी इसमें कोई कुछ है होता नहीं कि पृथ्वी के अंदर आप देखते हैं यही सब चीज़ें। 6371 किलोमीटर गहरी पृथ्वी है। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को ना? बिल्कुल, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, कोर की अगर बात की जाए तो इस तरीके से जो कोर आपका होता है पूरा का पूरा एरिया, कोर माने एकदम से पृथ्वी का अंदर। मैं फिर से एक बार चित्र में आपको समझा दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप लोग अभी मेरे हिसाब से समझ नहीं पाए होंगे। देखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप समझ नहीं पाए होंगे, इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ ऐसे। देखिए, ये पृथ्वी है, समझो, ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है जहाँ हम लोग रहते हैं। पहले ये समझ लो ये पृथ्वी है। अभी पृथ्वी का केंद्र यहाँ पर 6000, इतनी गहराई कितनी है? 6371 किलोमीटर गहरा है पृथ्वी का केंद्र, यानी पृथ्वी केंद्र बीचों बीच एरिया। पृथ्वी के बीचों बीच एरिया कितना गहरा है?
6,371 किलोमीटर गहरा। अगर कोई व्यक्ति अभी यहाँ से खड़े होकर के यहाँ से खुदाई शुरू करे और 6,371 किलोमीटर तक गहराई में खोदेगा, तब जाकर के पृथ्वी का बीच वाला एरिया आएगा। और 6,371 किलोमीटर और इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ठीक है, जोड़ दो भैया, 1 1 2 हो जाएगा, 7 7 7 दूनी 14, 7 7 कितना होगा? 14, 14 के 4 हासिल 1, 3 3 6 1 7 और 6 6 12, 12,742। यानी अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चले और यहाँ से सोच रहा है कि हम अंदर अंदर जा करके यहाँ पर निकल जाएंगे, तो यहाँ तक एक प्रकार से 12,742 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा, तब जा करके वह एक प्रकार से पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर पर यहाँ तक पहुँच पाएगा। ठीक है, यानी ये इस एरिया में, क्लियर समझ रहे हैं ना? 12,742 किलोमीटर चलना पड़ेगा उसको। तो ये चीज़ें आपके समझ में आई। तो पृथ्वी का एक प्रकार जैसे वृत्त जो होता है उसको समझते, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो वृत्त के केंद्र से होकर के जो जीवा जाती है, मतलब वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरने वाली जीवा को एक प्रकार से वृत्त का व्यास कहते हैं। तो एक प्रकार से ये आर हो गया और ये एक प्रकार से क्या हो गया? डी हो गए। पूरी की पूरी रेखा जो होती है वो डी कहलाती है, डायमेंशन। ठीक है, ये पूरी गणित है। अब इसको आपको समझाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसमें क्या होता है, इंटर वगैरह में आपने पढ़ा होगा। अब इसको एरिया को हम क्या कर लेते हैं, इस एरिया को, ठीक है, किस एरिया को? इस एरिया को थोड़ा सा हम काट लेते हैं। ये एरिया, चाहे ये एरिया काटो, कहीं से भी कुछ एरिया काट लो, यानी ये एरिया हमने काट लिया। ठीक है, ये एरिया, या फिर हमने एक प्रकार से ये एरिया काट लिया, ये एरिया मान लेते यही काट लिया हमने। ठीक है, कुछ भी आप एरिया कहीं से काट लो, चूँकि वृत्त की त्रिज्या जो होती है समान होती है, पृथ्वी की त्रिज्याएँ भी समान है। सबकी रेखा, यानी कि ये रेखा भी एक प्रकार से 6,371 किलोमीटर की है, ये रेखा भी और ये रेखा भी। अब यहाँ से ये वाला एरिया हमारा केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र वो है, और ये यहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ पर रहते हैं? हम लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो हमने इसको क्या कर लिया, बड़े चित्र में काटने के लिए हमने यहाँ पर इसको कर दिया। ठीक है, अब ये एरिया जो है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग रहते हैं। ये अपनी भू परपटी हो गई, क्या हो गई? ये अपनी भू परपटी हो गई जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई? भू परपटी हुई जहाँ पर हम लोग रहते हैं। इसके नीचे एक प्रकार से ये अवस्था जो है ये क्रोड की अवस्था कहलाती है। ये क्या है? ये क्रोड है। ठीक है, ये क्या है? ऊपरी क्रोड। इसको विद्वानों ने क्या कहा? ऊपरी क्रोड कहा। ठीक है, इसके ऊपरी क्रोड के नीचे आप देखते हैं क्या है? निचली क्रोड है, निचली क्रोड। ठीक है, और यहीं पर एक प्रकार से एक असंबद्धता है। हालांकि हर एक चीज़ में असंबद्धता होती है, जहाँ पर दो एक प्रकार से दो पृथ्वी की जो एक प्रकार से विशेषताएं या गुणवत्ता होती है, जहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में वो बदलती, उसी को असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक की सिचुएशन दूसरी थी, यहाँ से की दूसरी, यानी हर एक उस पर एक असंबद्धता पड़ेगी। तो ये मोह असंबद्धता होती है। ठीक है, इसके नीचे जो आपका पड़ेगा ये वाला एरिया, ये हो जाएगा आपका मेंटल। ठीक है, और मेंटल में कौन सा? ऊपरी मेंटल। मेंटल, ठीक है, कौन सा? ऊपरी मेंटल। अब इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? ये वाला एरिया जो होगा वो होगा निचला मेंटल। ठीक है, निचला मेंटल होगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा और अगर देखेंगे तो ये वाला एरिया जो होगा महोदय, ये वाला एरिया हो जाएगा कौन सा? ये एरिया आपका हो जाएगा कोर, ऊपरी कोर। ठीक है, कोर और क्रोड में अंतर ध्यान दीजिएगा। ये कोर होता है, कोर मतलब क्या होता है? जो केंद्र का एरिया, और ये होता है आंतरिक कोर। ठीक है, आंतरिक कोर। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये आंतरिक कोर हो गया, ये वाला एरिया आंतरिक कोर हो गया। ठीक है, ये एरिया आपका क्या होगा? ये ऊपरी कोर हो गया, और ये एक प्रकार से निचला मेंटल हो गया, ये ऊपरी मेंटल हो गया, ये एक प्रकार से निचला क्रोड हो गया, और ये ऊपरा क्रोड हो गया। ठीक है, क्रस्ट जिसको आप बोल सकते हैं, क्रस्ट। ठीक है, इसी को आप क्रस्ट बोल सकते हैं, क्रस्ट या क्रोड। ठीक है, क्रस्ट बोल दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्रस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला एरिया पूरा का पूरा क्या हुआ? ये क्रस्ट का एरिया हो गया। ये वाला एरिया जो हुआ पूरा का पूरा, ठीक है, कौन सा? ये एरिया पूरा का पूरा क्या हुआ पृथ्वी के अंदर का? ये हो गया आपका भैया मेंटल का एरिया। और जो अगला एरिया आपका है, ठीक है, जो अगला एरिया आपका पड़ेगा ये वाला एरिया, ये एरिया आपका क्या होगा? काला वाला जो एरिया है ये कोर का एरिया है। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? भूकंपीय तरंगों के आधार पर। तरंगों में 3 तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे, और कौन सी तरंगे? पी तरंगे, एस तरंगे, और एक तरंगे और थी आपकी यल तरंगे। तो यल तरंगे ऊपर ही ऊपर निकल जाती हैं। 2 तरंगे, एस तरंगे और पी तरंगे आंतरिक अवस्था में आती हैं। ठीक है, और उन्हीं के आधार पर ये चीज़ें बताइए कहाँ पर ठोस कहाँ पर तरल है। ये एक प्रकार से नोट डाउन अगर आप कर लें, करना चाहें तो। बाकी आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है,
हाँ, एक चीज़ और यहीं पर आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको कोर्स लेना है तो आप कोर्स ले सकते हैं। 91 61 93 60 62 पर एक प्रकार से एसएमएस करें और तुरंत कोर्स में ज्वाइन हो जाएं। ये चौथी क्लास है, बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लास होती है, एक ही क्लास की नहीं। बस केवल देखिए इसमें क्या होगा, जियोग्राफी के साथ साथ आपको हिंदी का कोर्स मिल जाएगा, उसी उसी पैसे में आपका हिंदी हो जाएगी, उसी पैसे में आपका पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इसका फीस मात्र 100 रुपीज़ रखी गई है और इसमें एक प्रकार से ज्वाइन फटाफट से हो जाए। इसको चूँकि अभी के लिए एक प्रकार से मात्र 100 रुपये में सारा कोर्स फ्री कर दिया गया है। सभी कोर्स यानी सारे सब्जेक्ट आप पढ़ो मात्र 100 रुपये में ही, ठीक है। तुरंत एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ उसी ग्रुप में मिलते रहेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग जानते होंगे। चले चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो कोर ये आपका हो गया, ठीक है। अब कोर में अगर बताएं कोर क्या होता है भाई, कोर जो है आपका वो आंतरिक वाला एरिया। कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से 7300 मतलब 6371 किलोमीटर नहीं, सबसे ज़्यादा यही है, आप मान सकते हैं। गहराई तक है, केंद्र तक है। मेंटिल कोर सीमा 2900 किलोमीटर का गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं इसको, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से जो 2900 का सीमा है कोर की, यानी कि जो कोर की और मेंटल की सीमा है, यानी निचली मेंटल और ऊपरी कोर की सीमा जो को एक प्रकार से वहाँ पर एक गुटेनबर्ग नाम के विद्वान थे, उन्होंने इसको खोजा था। तो वहाँ पर वो असमता गुटेनबर्ग असमता होती है। ऐसे ही विभिन्न जहाँ पर एक मतलब कोर मेंटल मिलते हैं या मेंटल कोर मिलते हैं वहाँ पर, या क्रस्ट मेंटल मिलते हैं, तो वहाँ पर एक प्रकार से असंबद्धता होती है। इस असंबद्धता के सहारे घनत्व में अत्यधिक मतलब कि निर्वर्तन होता है, यानी घनत्व में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, दबाव में परिवर्तन होगा, यानी असंबद्धता के द्वारा ये परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। निचली मेंटल का घनत्व 5.5 जो बढ़ करके 10 तथा नीचे जाने पर 12 से 13 एवं केंद्र में 13 से 13.6 हो जाता है। कोर का आयतन समस्त पृथ्वी का मात्र 16% है, जबकि मेंटल का आयतन 83% अकेले है। जबकि द्रव्यमान क्रमशः द्रव्यमान जो है 32% और 68% है। कोर को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक बाह्य कोर और एक आंतरिक कोर, ठीक है। बाह्य कोर की अगर बात की जाए तो 2900 से लेकर के 5150 किलोमीटर का जो एरिया है पृथ्वी के अंदर का, उतनी गहराई तक ये तरल अवस्था में एक प्रकार से बाह्य कोर है। और जो आंतरिक कोर है, इनर कोर, ये 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर की गहराई तक है पृथ्वी के केंद्र तक, जिसका घनत्व जो है बहुत ज़्यादा है और इसीलिए ठोस है। 13.6 घनत्व इसका है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी रचना लोहे से और निकल से मिलकर के हुई है, सिलिकेट से भी हुई है, ठीक है, सिलिकॉन से। तो अभी हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ें तो हो गई भाई भौतिक नियम के अनुसार कि भौतिकता के आधार पर हमने देखा कि एक प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अब रासायनिक संरचना देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी की, उसके बारे में जान लेते हैं कि पृथ्वी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो, उसमें एक प्रकार से योगदान जो रासायनिक विज्ञानों ने, रासायनिक विज्ञान के अकॉर्डिंग हम पता लगा पाते हैं। उसमें स्वेस नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने एक प्रकार से रासायनिक संरचना पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बताई, जिसमें विभिन्न गैसों के विभिन्न होने के या विभिन्न तत्वों के होने से पृथ्वी का एक प्रकार से अनुमान लगाया कि पृथ्वी कहाँ पर गैसीय अवस्था में है, कहाँ पर तरल अवस्था में है और कहाँ पर ठोस अवस्था में है। ये जो एक प्रकार से केमिस्ट्री के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग बताया गया। स्वेस ने भूतल का इतिहास ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में पृथ्वी के आंतरिक भाग को चट्टानों की रासायनिक संरचना में होने वाले अस्पष्ट अंतर के आधार पर निम्न परतों में बांटा है। पहली परत है सियाल। सियाल की अगर बात की जाए तो सियाल की अगर बात करें तो पृथ्वी की ऊपरी परत, यानी मैं आपको फिर से समझा दूं सियाल के बारे में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले इसको चित्र को आप देखें। देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी आपको दिखाई पड़ रही पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी की बात करिए तो ये ऊपरी परत है, ठीक है, ये ऊपरी परत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉटेड चीज़ें, ये जो डॉटेड है पॉइंट, ये ऊपरी परत है पृथ्वी की, ठीक है, ये पृथ्वी की ऊपरी परत है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ऊपरी परत है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्रकार से क्या है भाई, यहाँ पर आप देखेंगे ये एरिया जो है, ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया यहाँ से एक प्रकार से शुरू होता है। तो ये आपका क्या है भैया, इसी को बोलते हैं सियाल। सियाल इसलिए बोलते हैं सियाल। सियाल क्यों बोलते हैं, चूँकि SI मतलब क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। सियाल का मतलब क्या होता है, जो सिलिकॉन और AL से एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ये हैं। इसके अलावा मतलब कि दूसरी परत है आपकी सीमा या साई यमे, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम यहाँ पर पाई जाती हैं, इसीलिए इसको सीमा कहा जाता है। और ये लास्ट वाली जो एकदम से पृथ्वी के कोर में चली जाती है उसको बोलते हैं निफे। निफे की अगर बात की जाए, निफे मतलब क्या होता है, निफे NiF यानी कि निकल। यहाँ पर कौन सी गैसें पाई जाती है, निकल और फेरस पाई जाती है, ठीक है,
निकल और फेरस तत्वों की अधिकता होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इसीलिए एक प्रकार से इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। फेरस माने होता है लोहा, यानी यहाँ पर ये एरिया जो है पूरी की पूरी, ये एक प्रकार से यहाँ पर घनत्व भी ज़्यादा होता है। और यहाँ पर एक प्रकार से जो ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि तत्व एक प्रकार से बहुत ठोस होते हैं, जैसे लोहा वगैरह है। ऐसे निकल और लोहा की अधिकता होने के कारण से पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक कोर है, वो ज़्यादा घना है। पृथ्वी का जो ये वाली लेयर, इसके ऊपर वाली लेयर है, ये थोड़ी सी एक प्रकार से तरल अवस्था में है। फिर सीमा जो है एकदम से ठोस अवस्था में आपको मिलेगा, ठोस अवस्था में सीमा भी मिलेगा। और कुछ तरल अवस्था में सियाल भी एक प्रकार से तरीके से ठोस और तरल अवस्था मिलेगा। और सियाल से ही यहीं से आप देखते हैं कि ज्वालामुखीता की क्रिया होती है। सियाल के ऊपरी परत से यहाँ से, ठीक है, ज्वालामुखीता क्रिया यहाँ से होती है, यहीं से एरिया ज्वालामुखी निकलती है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, सियाल, सीमा और निफे के बारे में जाना। थोड़ा सा इसको और विस्तार से जानने का प्रयास आपको करते हैं, बताते हैं। देखें, सियाल, पृथ्वी का ऊपरी जो एरिया है उसको सियाल कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परतदार चट्टानों की परत के ठीक नीचे यह प्रभाव परत फैली हुई है। इसमें सिलिका, ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम दो तत्वों की अधिकता होने के कारण से ये एक प्रकार से इसका जो घनत्व है उतना ज़्यादा नहीं है। इसके आधार पर इसका नाम सिलिका यानी कि SI, ठीक है, और एक प्रकार से एल्यूमिनियम रखा गया, AL यानी सियाल रख दिया गया। ठीक है, इसका घनत्व 2.4 से लेकर के 2.9 के बीच में रहता है। ठीक है, घनत्व यानी इसका 2 से लेकर के 3 के बीच में आप मान सकते हैं। इसके अलावा जो सीमा होती है, सीमा की अगर बात की तो सियाल जो है, सियाल परत से ठीक नीचे सीमा परत का विस्तार है। यहाँ पर सिलिका यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम यानी Ma मतलब कि मैग्नीशियम, ठीक है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम या सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इस परत का नाम सीमा रखा गया, SI, ठीक है। यहाँ पर भारी व क्षारीय पदार्थ आपको मिलेंगे, अधिक पाए जाते हैं। यहाँ घनत्व 2.9 से लेकर के 4.7 के बीच में रहता है। ठीक है, और तीसरी जो परत होती है वो होती है निफे। निफे मतलब Ni, ठीक है, NiFe यानी कि निकल और फेरस। सीमा के निचले तल में आप देखते हैं कि इससे लेकर के पृथ्वी के केंद्रीय भाग तक चारों ओर इसका विस्तार है इन तत्वों का। इसे केंद्रीय परत या भ्रूक्रोड भी कहते हैं। यहाँ पर निकल यानी कि Ni और लौह यानी कि फेरियम या Fe, फेरस ऑक्साइड या फेरियम जिसको बोलते हैं, जिसको लोहा बोलते हैं, जैसे भारी चुंबकीय गुणों वाली धातुओं की अधिकता पाई जाती है। और यहाँ के चट्टान का घनत्व जो है बहुत ज़्यादा है, 11 तक घनत्व, 11 से लेकर के 13 तक घनत्व इसका बताया जाता है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर के भूमि के केंद्र तक यानी 6371 किलोमीटर तक एक प्रकार से ये एक प्रकार से एरिया पाई जाती है। तो इस तरीके से सुयश महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के ये चीज़ें बताई। ठीक है, तो आपने समझा। तो इस तरीके से फिर आपने और भी चीज़ों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मिलूंगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। राजनीति विज्ञान का एक प्रकार से चैप्टर नंबर 2 ये क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। कल क्लास हुई इसकी, ठीक है, ज्योग्राफी की और मतलब राजनीति की, और आज ज्योग्राफी की हो रही। इसके अलावा कल आपकी और सोशियोलॉजी या अन्य सब्जेक्ट की मैं लगा दूंगा क्लास, या हिंदी की लगा दूंगा कहेंगे तो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ठीक है।